नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम लॉर्ड रिपन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रख दिया हूं, उसमें आप क्रमबद्ध तरीके से पूरे एक एक करके सारे लेक्चर्स मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों तो इसके पहले वाले लेक्चर हमने लॉर्ड लिटन के बारे में डिस्कस किए थे। दोस्तों लॉर्ड लिटन के बारे में डिस्कस किए थे। अब लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन बनते हैं। दोस्तों लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बनते हैं 1880 से लेकर 1884 तक। 1880 से लेकर 1884 तक के लॉर्ड रिपन बनते हैं। दोस्तों अब लॉर्ड रिपन बनते हैं तो देखिए पहला फैक्ट देखिए क्या है, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है। प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन है ना, ग्लेडस्टोन के परामर्श पर। तो दोस्तों क्या होता है 1980 में ही इंग्लैंड में ग्लेडस्टोन की लीडरशिप में एक लिबरल पार्टी पावर में आती है। दोस्तों एक लिबरल पार्टी पावर में आती है और इंडिया के लिए अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करती है। दोस्तों ब्रिटिश का रूल इंडिया के लोगों के लिए अच्छा है ये बताने की कोशिश करता है ये प्रधानमंत्री, और ये पार्टी बनती है तो है ना, इनको यहाँ ये ऐसी पॉलिसीज बनाता है ना, ये ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे इंडिया के लोगों को ये एहसास हो सके कि ब्रिटिश रूल उनके लिए फायदे का है। ब्रिटिश रूल उनके लिए फायदे की सोच रही है या फायदे का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों इसी ने ही लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया था भारत का वायसराय। तो प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम रिपन को नियुक्त किया। इसने कब से कब तक के भारत का वायसराय, तो ये 1880 से लेके 1884 तक के। तो इसने सबसे पहले आते के साथ क्या काम किया दोस्तों, रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए, अलग करते हुए 1882 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। दोस्तों जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट इसने लगाया था लिटन ने लगाया था। देखो यहाँ पे लॉर्ड लिटन ने जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगाया था इसको समाप्त कर दिया। दोस्तों आते के साथ इसने सबसे पहले 1882 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वहां सुविधा दी गई थी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। तो ये एक फैक्ट याद रखना है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया था करके अपने को पता होना दोस्तों, है ना। वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था, यहाँ पे देखो 1878 में इसने लगाया था लॉर्ड लिटन ने। और जब लॉर्ड लिटन ने ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगाया था दोस्तों, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय पत्रकार बने थे जिसे वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत जेल में डाल दिया गया था। कौन थे वो पहले भारतीय जिनको वर्निकुलर प्रेस एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया था, तो उनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पहले भारतीय पत्रकार थे जिन्हें वर्निकुलर प्रेस एक्ट के तहत 1878 में जेल में डाल दिया गया था। तो रिपन ने उसको हटा दिया। दोस्तों रिपन ने उसको हटा दिया, याद रखना है ना। लॉर्ड रिपन ने 1878 में जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था उसको निरस्त कर दिया दोस्तों। और 7 दिसंबर 1881 को निरस्त कर दिया। तो ये यानी तारीख पूरा लागू हुआ था ये 1882 से, इसलिए यहाँ पे 1882 लिखा हुआ है ना। तो बहाल करते हुए यानी निरस्त करते हुए। और इसने कब से कब तक शासन किया लॉर्ड रिपन ने, 1880 से लेकर 1884 तक के किया है दोस्तों। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको बताऊं तो कब पारित हुआ था करके पूछेगा, तो याली तारीख है, याद रखना है। कब पारित हुआ था, तो 1887 में लॉर्ड लिटन ने इसे पारित किया था। क्यों पारित किया था, तो स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकने के लिए इसने पारित किया था, है ना। और इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन के बाद जब किया था, है ना। और इसी का एक और नाम क्या था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट का एक और नाम था गैंगिंग एक्ट भी इसी को बोलते हैं, याद रखना है। गैंगिंग एक्ट भी इसको बोलते हैं, है ना। तो इसका असर क्या देखने को पड़ा था, जब ये लागू हुआ था तो इसका असर देखने को ये पड़ा था दोस्तों। इसका असर देखने को ये पड़ा था कि इस अधिनियम के निरस्त होने के बाद भी भारतीयों में पैदा हुए आक्रोश, ये निरस्त तो कर दिया इसने निरस्त तो कर दिया, है ना, निरस्त तो कर दिया, लेकिन भारतीयों में पैदा हुए आक्रोश भारत में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देता रहा दोस्तों, बढ़ावा देता रहा। तो ये पहला फैक्ट समझ में आ गया आपको, यहाँ से यहाँ तक किसने खत्म किया था ये याद रखना है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट को। इसी ने ही फिर सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसने क्या किया था, देखो लिटन ने सिविल सेवा में परीक्षा के प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 से घटाकर 19 कर दिया था। तो इसने वापस वही कर दिया दोस्तों, इसने वापस 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। ये एक फैक्ट समझ में आया होगा।
उसके बाद इसने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी दोस्तों। तो अपने को पता होना स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है नागरिकों का अपने ऊपर स्वयं का शासन, नागरिकों का अपने ऊपर स्वयं का शासन, अर्थात लोगों की अपनी शासन व्यवस्था, लोगों की अपनी शासन व्यवस्था को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में भी हमने देखे कि स्थानीय स्वशासन विद्यमान थी, है ना। ग्रामीण में शासन प्रबंधन ना केवल लोगों के अपने कायदे कानून होते थे, लोगों के खुद के गांव में कायदे कानून होते थे, इस नियमों को पालन के प्रत्येक व्यक्ति स्वैच्छिक भूमिका निभाता था दोस्तों। उस टाइम पे प्रत्येक व्यक्ति स्वैच्छिक भूमिका निभाता था। तो वही है यहाँ पे किसने लाया था करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय समुदाय के लोगों के लोगों का अपने ऊपर शासन, है ना, अपने ऊपर शासन। तो स्थानीय स्वशासन के लोग अपने स्थानीय नेताओं को चुनते हैं दोस्तों, और उन्हें जरूरी कामों के लिए अधिकृत भी करते हैं, जरूरी कामों के लिए अधिकृत भी करते हैं। तो ये होता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से जुड़े कामों में जैसे स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क, सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल होती है, ये सब चीजें शामिल होते हैं दोस्तों, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून बनाया गया था, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से लेकर 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून बनाए गए थे। स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून बनाए गए थे, तो ये याद रखना है, एक फैक्ट ये पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे अपन जो काम का है। उसके बाद क्या है, इसी के टाइम पे दोस्तों क्या हुआ था, इसी के समय भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत में नियमित जनगणना किसके टाइम पे कराई गई थी? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे कराई गई थी। नियमित जनगणना की बात हो रही है दोस्तों, तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। तो तब से ही शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 साल के अंतराल में जनगणना की जाती है। और 1881 की जनगणना हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था दोस्तों। जब 1881 में जो जनगणना हुई थी उसमें हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। लेकिन अपने को क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में कराई गई थी, याद रखना है 1872 में कराई गई थी, है ना। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी, है ना। भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे कराई गई थी, है ना। परंतु इसमें भारत का संपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व नहीं था, लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूटा हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी, और नियमित जनगणना पूछेगा तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में कराई गई थी, याद रखना है, नियमित जनगणना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्ट है, रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? तो 1881 में पारित किया गया था कारखाना अधिनियम, है ना। यह पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के दौरान अपनाया गया था दोस्तों, है ना, अपनाया गया था, ये याद रखना है ना। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने यानी कारखाना अधिनियम आया था उसमें काम नहीं करेंगे, है ना, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 7 से लेकर 12 वर्ष के श्रमिकों को यानी मजदूरों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराए जाना प्रतिबंध कर दिया गया था कि 7 से लेकर 12 वर्ष तक के जो व्यक्तित्व है, ये श्रमिक है, मजदूर लोग हैं, उनको 9 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा। इस याला जो एक्ट था दोस्तों, ये चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था, याद रखना है। ये जो एक्ट था प्रथम कारखाना अधिनियम, है ना, प्रथम कारखाना अधिनियम, ये अधिनियम जो था ये चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था, ये भी अपने को पता होना। ये नील की खेती पर लागू नहीं था, ये भी पता होना। अगला फैक्ट है, रिपन के समय ही शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, है ना, आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। तो 1882 में ब्रिटिश भारत में शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, सर विलियम हंटर के नेतृत्व में की गई थी, है ना। सर विलियम हंटर के नेतृत्व में की गई थी। आयोग को शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने का काम सौंपा गया था दोस्तों। यह लेख आयोग में यानी सिफारिश और स्थानीय प्रभाव की जांच पड़ताल करने, है ना, शिक्षा से रिलेटेड जांच पड़ताल करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो ये अपने को पता होना। लॉर्ड रिपन के समय शिक्षा सुधारों के अंतर्गत सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे हंटर आयोग कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा
देखो, यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। इल्बर्ट विधेयक क्या था, तो इसके बारे में जानकारी होना। इल्बर्ट विधेयक भारत के गवर्नर जनरल के एक प्रामाणिक व्यक्तित्व था जिसका नाम था इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था, है ना। इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए उसका नाम इल्बर्ट विधेयक रखा गया था दोस्तों। इल्बर्ट विधेयक रखा गया था। ये 9 फरवरी 1883 को तत्कालीन वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। ये रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था दोस्तों। तो इस बिल का मकसद भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देना था। ये जो बिल पेश किया गया था, इस बिल का मकसद क्या था, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देना था। ये बिल से पहले ब्रिटिश नागरिकों को भारतीय मजिस्ट्रेटों के सामने पेश होने की छूट थी दोस्तों, छूट रखी गई थी। तो उसने ये बनाया गया था कि भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, है ना। ये प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध होने लगा कि इंडियन जज यानी भारतीय न्यायाधीश हमारा मुकदमा की सुनवाई नहीं करना चाहिए करके। तो यूरोपियों के प्रबल विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था दोस्तों, इसको वापस लेना पड़ा था। और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरुद्ध में विद्रोह हुआ, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। समझ में आया कि अंग्रेजों ने ही विद्रोह किए थे। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में विद्रोह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है, इतनी चीजें बस यहाँ से काम की। उसके बाद दोस्तों, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा है ये पता होना। सबसे पहले पता होना कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। तो ये अंग्रेज समाज सुधारक थी दोस्तों, एक अंग्रेज समाज सुधारक, है ना। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी, आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक रही है ये। और इसको क्या बोलते थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प यानी दीपक वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोलते थे, द लेडी विद द लैम्प यानी दीपक वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध थी ये। तो इसने ही रिपन को भारत का क्या कहा है, इसने ही रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। उद्धारक, है ना। उद्धारक का मतलब होता है दोस्तों उद्धार करने वाला या संकट मोचन, संकट से निकालने वाला या उद्धार करने वाला। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिए। पूछा जा सकता है भारत का उद्धारक किसने कहा और किसको कहा। रिपन को कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा, इतना याद रखना है। तो इतनी चीजें थी यहां से रिपन के बारे में, है ना। तो समझ में आ गया दोस्तों, रिपन से इतना ही, है ना। लिटन पढ़े, उसके बाद अपन ने रिपन पढ़े। तो रिपन का जो नजरिया था वो लॉर्ड लिटन से एकदम अलग था दोस्तों, है ना, एकदम अलग था। और रिपन एक ट्रू डेमोक्रेट भी थे। जब तो इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है ना। ये जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी, इसलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। तो लॉर्ड रिपन से इतना ही काम की जानकारी जो मैंने दिया, बाकी आप रिवीजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन, देखिए लॉर्ड डफरिन, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बना दोस्तों, है ना। लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था दोस्तों। और इसने 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक के, है ना, 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक के ये भारत का वायसराय रहा है दोस्तों, भारत का वायसराय रहा है। तो जब ये आया दोस्तों, तो इसके टाइम पे सामान्य तौर पर उसका शासनकाल शांतिपूर्ण ही था। लेकिन तृतीय बर्मा युद्ध होता है इसी के टाइम पे, आंग्ल बर्मा युद्ध होता है दोस्तों इसी के टाइम पे। ये युद्ध कब हुआ था, तो 1885 से लेके 1888 ईस्वी तक के चला दोस्तों ये युद्ध, है ना। ये युद्ध चला तो उसी के कार्यकाल में हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध डफरिन के कार्यकाल में ही हुआ था, जिसके फलस्वरूप उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया था। तो ये युद्ध भी किसने जीता था, तो ये युद्ध अंग्रेजों ने जीता था। तो अंग्रेजों ने जब ये युद्ध जीता, तो इसके फलस्वरूप उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया था। उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया था, तो ये अपने को पता होना। तो इसी के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, 1885 से लेकर 1880 तक हुआ। और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये याद रखने डफरिन के कार्यकाल में हुआ था।
इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था दोस्तों, है ना, पारित हुआ था। तो क्या था ये, तो ये क्या था, ये कुछ नहीं था, ये जो था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 का एक बंगाल लगान कानून बना था दोस्तों। बंगाल का लगान कानून बना था, बंगाल का लगान कानून बना था, जिसके अंतर्गत किसानों को भूमि की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, है ना, जिसके अंतर्गत किसानों को भूमि की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, है ना। लगान निर्धारित कर दिया गया था, लगान बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया था, तथा जमींदारों द्वारा देखभाल किए जाने के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया था, है ना, कि जमींदारों द्वारा देखभाल किए जाने वाले अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया था। किसानों के हित के लिए इसी प्रकार के कानून अवध और पंजाब में भी बनाए गए थे, है ना, किसानों के हित के लिए इसी प्रकार के कानून भी अवध और पंजाब में भी बनाए गए थे। इसके अलावा इसी के टाइम पे ग्वालियर पर सिंधिया के शासन की पुनर्स्थापना भी डफरिन के कार्यकाल के समय हुई थी, है ना। तो क्या बताया मैंने, सिंधिया पर यानी ग्वालियर पर सिंधिया के शासन की पुनर्स्थापना भी डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी दोस्तों, है ना। तो ये सबसे पहले जो होता है, ये वाले जो एक्ट की बात कर रहे हैं अपन, टेनेंसी एक्ट जो था, ये सबसे पहले 1822 में किसने लाया था दोस्तों, ये लाया था किसने, वारेन हेस्टिंग ने ही लाया था। वारेन हेस्टिंग ने 1822 में पारित किया था। इस अधिनियम के तहत किसानों को लगान चुकाने के बदले में जमीन पर कब्जे का वंशानुगत अधिकार हो गया था, है ना। लगान चुकाने के बदले जमीन पर कब्जे का, जो जब कब्जा करेगा, है ना, जो कब्जा करेगा उसका वंशानुगत अधिकार हो गया था दोस्तों। तो ये सबसे पहले इसने लाया था 1822 में, किसने, वारेन हेस्टिंग ने। तो उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके डफरिन ने बनाया। इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर इसी के समय ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो 28 दिसंबर 1825 में बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में, ये नाम याद रखना है, किसके नेतृत्व में, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कहाँ, बंबई में होना था या की गई थी। प्रारंभ में इस अधिवेशन की महत्व नहीं आंकी गई थी दोस्तों। जब इसकी स्थापना की गई थी तो प्रारंभ में अंग्रेजों ने इसका महत्व नहीं आपा गया था, लेकिन बाद में इस संगठन के माध्यम से 1947 में स्वाधीनता प्राप्त तक के काफी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी, याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी। कहाँ की थी, बंबई में की थी। कब की थी, 28 दिसंबर 1885 को की थी। तो लॉर्ड डफरिन से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, इतने फैक्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के बाद लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय बनते हैं, लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय बनते हैं। इसने कब से कब तक रहे हैं ये, तो लॉर्ड लैंसडाउन जो है ये 1888 से लेके 1894 तक के वायसराय रहे हैं। 1888 से लेके 1894 तक के वायसराय रहे हैं। और इसी के टाइम पे भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था दोस्तों, जिसका नाम है डुरंड रेखा निर्धारित इसी के समय हुआ था। डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ था दोस्तों। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण 12 नवंबर 1893, तारीख याद रखना है ना, 12 नवंबर 1893 को हुआ था। 12 नवंबर 1893 को हुआ था। इस दिन ब्रिटिश राजनीतिक यानी ब्रिटिश राजनेता जिसका नाम था डुरंड यानी सर मोर्टिमर डुरंड, उसका नाम पूरा क्या था, सर मोर्टिमर डुरंड, और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान, दो लोगों के बीच हुआ था। एक तो डुरंड के बीच और दूसरे का नाम था जो अफगानिस्तान के थे अमीर अब्दुल रहमान खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था और इस समझौते के तहत अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा तय की गई थी। अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा तय की गई थी दोस्तों, ये याद रखना है ना। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, फिर बाद में जब दोस्तों 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ये जो रेखा ये भारत
और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई। पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच थी, लेकिन फिर बाद में जब पाकिस्तान का गठन हो गया तो उस टाइम पे ये रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई। लगभग 2640 किलोमीटर लंबी रेखा है दोस्तों ये डुरंड रेखा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच थी, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है वर्तमान में, लेकिन उस टाइम पे कब थी, किस किस के बीच थी, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच थी डुरंड रेखा। ये याद रखना है, जिसको जीरो लाइन भी कहा जाता है। इसको कभी कभी जीरो लाइन भी कहा जाता है, याद रखना है। जीरो लाइन भी कहा जाता है, ये याद रखना है। यह रेखा जो है ये दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। इतनी चीज़ें पता होना तो ये बस। लैंड्सडाउन के बीच में डुरंड रेखा, लैंड्सडाउन के शासनकाल में ही डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसी के टाइम पे 1891 में दोस्तों, इसी के टाइम पे 1891 में क्या होता है, भारतीय कारखाना अधिनियम आता है। भारतीय कारखाना अधिनियम जो दूसरा था दोस्तों, दूसरा, क्योंकि पहला तो यहाँ आ चुका था, अपन ने पढ़े थे, देखो ये प्रथम कारखाना अधिनियम यहाँ पे इसके रिपन के टाइम पे आ गया था। ये दूसरा था, दूसरा कारखाना अधिनियम आता है दोस्तों, दूसरा कारखाना अधिनियम आता है। कौन सा? दूसरा कारखाना। तो 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन काम करने से, यानी प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये याद रख सकते हैं आप, ये याद रख सकते हैं, है ना। तो जो ये कारखाना अधिनियम बना था, तो ये अधिनियम पहले कैसा बना था, उस टाइम पे अपन ने पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे महिलाओं वाली बात नहीं लिखी गई थी। ये जो कारखाना अधिनियम था, कहाँ गया, ये यहाँ पे देखो, ये है ना। 7 वर्ष से कम बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये इसमें थोड़ा सुधार वो करके और उसको स्त्रियों के लिए भी लाया गया था। ये याद रख सकते हैं आप, है ना, ये याद रख सकते हैं। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी की गई थी। तो लॉर्ड लैंसडाउन से इतनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। लैंसडाउन के बाद अगले गवर्नर जनरल यानी वायसराय बनते, जिनका नाम था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले एक एल्गिन नाम के बने हैं दोस्तों। देखो लॉर्ड एल्गिन, ये लॉर्ड एल्गिन ऐसे व्यक्ति थे, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है दोस्तों। जो वहाबी आंदोलन का दमन किया था इन्होंने, और अपन ने पढ़े हैं ये, है ना, और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये देख सकते हैं सबसे कम कार्यकाल रहा था लॉर्ड एल्गिन प्रथम का। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय नाम दिए दोस्तों इसको। तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत का वायसराय बना। ये 1894 से लेके 1899 तक के वायसराय रहा है दोस्तों, वायसराय के पद पर रहा है। और इसी के टाइम पे दोस्तों 1895 में, इसी के टाइम पे 1895 से लेके 1898 के मध्य भयानक अकाल पड़ा था दोस्तों, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जैसे कि मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयानक अकाल पड़ा था दोस्तों, भयानक अकाल पड़ा था, ये याद रख सकते हैं। और इनसे क्या याद रख सकते हैं, तो दोस्तों इसने जब इसका भाग्य उतना अच्छा नहीं था, है ना, इसके अलावा इनका भाग्य उतना खराब था। इसी के टाइम पे जब होता है 1895-96 में बम्बई में प्लेग की बीमारी, यानी 1896 में बम्बई में प्लेग की बीमारी फैल गई थी दोस्तों, प्लेग की बीमारी फैल गई थी और अकाल भी पड़ गया था। प्लेग की बीमारी फैल गई दोस्तों, और उसके अलावा 1896-97 में अकाल भी, देशव्यापी अकाल पड़ा दोस्तों। इन दोनों विपत्तियों को रोकने में अथवा जनता को राहत पहुंचाने में इसका प्रशासन सफल नहीं हो पाया। नतीजा यह हुआ कि प्लेग और अकाल के कारण ब्रिटिश भारत में 10 लाख व्यक्ति कम मारे गए थे दोस्तों। बहुत बड़ी संख्या में भयानक अकाल पड़ा था और 10 लाख व्यक्ति मारे गए थे दोस्तों। तो इसके टाइम की ये 2 घटनाएं याद रखना है ना। उसके बाद इसका एक कथन था जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था, याद रखना है। पूछा जा सकता है किसका था, द्वितीय का था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। तो भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था, याद रखना है। और इसी के टाइम पे मैंने बता दिया 1895 और 1898 में मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, भयानक अकाल पड़ा था दोस्तों, ये याद रख सकते हैं, भयानक अकाल पड़ा था। और इसी के टाइम पे दोस्तों
इसी के टाइम पे एक मुंडा विद्रोह भी हुआ था, आदिवासी मुंडा विद्रोह भी हुआ था, इसी के टाइम पे मुंडा विद्रोह भी हुआ था, जिसके नेता बिरसा मुंडा थे, समझ में आ गया। इसी के टाइम पे ही मुंडा विद्रोह हुआ था, इसी के टाइम पे ही मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में 1899 में, है ना। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय से इतना ही दोस्तों, है ना। तो ये क्रम भी याद रखना है। पहले अपन ने लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़े, लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन के बारे में जो घटना हुई थी याद रखना है, लॉर्ड लैंसडाउन, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन लॉर्ड कर्जन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और विजिट कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद।